हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे अली बिलाल की। तो अली बिलाल का प्लान गाइस इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार वो मिस्टर ओलंपिया में और भी बड़े रॉर के साथ जाना चाहते हैं। ही इज़ प्लानिंग टू विन इवन बिगर शोज देन लास्ट ईयर। देखो, लास्ट ईयर उन्होंने कम्पीट करा था 2 शोज़ के अंदर, एक था न्यूयॉर्क प्रो और दूसरा पिट्सबर्ग प्रो, और दोनों ही शोज जीत कर वो गए थे मिस्टर ओलंपिया में एक मोमेंटम के साथ। बट नाउ गाइस इस बार उनकी आइज पूरी तरीके से सेट है आर्नो क्लासिक पे, एक और उससे भी बड़े और प्रेस्टिजियस टाइटल पर। बट गाइस मैं टोटली बिलीव करता हूँ जिस तरीके से इनकी फिजिक इंप्रूव कर रही है, जिस स्पीड से इनकी फिजिक चेंज करी है गाइस, आई रियली फील इनको चैलेंज आ सकता है आर्नो क्लासिक में अगर कोई बहुत बड़ा एथलीट आ गया। बट उसके बाद भी मुझे लगता है ये जीत जाएंगे। इनकी लिए प्रॉब्लम इस चीज़ में यानी जीतने में नहीं आएगी। लेकिन गाइस कहीं आर्नो क्लासिक और मिस्टर ओलंपिया के बीच में जो चीज़ चल रही है, जो कंट्रोवर्शियल चीज़ चल रही है, जो एक राइवलरी सी स्टार्ट हो गई है, वो चीज़ कहीं आगे जाकर अली बिलाल को भी कॉस्ट ना कर दे मिस्टर ओलंपिया का टाइटल, विच इज़ टोटली पॉसिबल गाइस। मतलब जो भी समझते हैं ये चीज़ बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा, तो भाई ऐसा नहीं होता बॉस। आई फील आपने कहीं किसी कंपनी में वर्क नहीं करा होगा, और अगर नहीं करा इसमें कुछ गलत बात नहीं है, बट अगर आपने करा है तो आप बिलीव करोगे कि पॉलिटिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग गाइस। जहाँ पर भी प्रॉफिट मेड करा जा सकता है, प्रॉफिट बनाया जा सकता है, और स्पेशली जहाँ पर भी गाइस सबसे ऊपर रहने की बात हो या फिर दूसरे को पछाड़ के उसके ऊपर जाने की प्लेस करने की बात हो, जहाँ पर कॉम्पिटिशन की बात हो, वहाँ तो पॉलिटिक्स अपना रोल प्ले करेगा ही। एनीवेज गाइस इस 16 वीक्स आउट अपडेट के अंदर 16 वीक्स आउट के पॉइंट पर भी अली बिलाल इज प्रीटी क्रेजी डायल्ड इन गाइस। यस, आई मीन अपने प्रॉपर ऑफ सीजन में भी इनका मिड सेक्शन हमें बहुत ज़बरदस्त डायल्ड इन लगता है। अभी तो इतना प्रॉपर ऑफ सीजन में स्टार्ट भी नहीं करा। सो ही इज़ गोइंग टू कम इन क्रेजी गाइस, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बैक डेफिनेटली इंप्रूव्ड है लास्ट कुछ ईयर्स से बात करें तो। लेकिन गाइस, और ये चीज़ गाइस टाइलर ने भी बोली, टाइलर मेनियन ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करा। इट्स जस्ट इनको इतना लंबा टाइम नहीं हुआ कंप्लीट करते हुए यहाँ पर IFBB में, उसी हिसाब से गाइस। बट इतने लंबे टाइम के ना होने के बावजूद भी जिस तरह की जंप करी इन्होंने और जिस तरह से प्लेसिंग्स इन्होंने बहुत ज़्यादा स्पीड से इंप्रूव करी है गाइस, ये पूरी पक्की बात है कि टाइम के साथ इनकी बैक भी बहुत जल्दी ब्रॉटअप हो जाएगी। क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए गाइस कि रायन टेरी 10-11 साल से कंपीट कर रहे हैं। अब तो आई थिंक 11 साल हो गए, लेकिन इट्स ओनली लास्ट ईयर जब उनकी बैक इतनी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव थी कि उनको टाइटल डिनाई नहीं करा जा सका। यस गाइस, उससे पहले कहीं ना कहीं कमी थी, उनको बैक पर हमेशा फीडबैक मिलता था। तो अगर 8-9-10 साल के बाद एथलीट की बैक इस लेवल की हो रही है कि उसको टाइटल डिनाई नहीं करा जा सके, और अली बिलाल अभी से गाइस अपने थर्ड ईयर में ही वहाँ पर टो टू टो बिल्कुल रायन टेरी के खड़े हुए, तो आप समझ लो कि स्पीड से इनका ग्राफ इंप्रूवमेंट्स का और क्या डेडिकेशन डिटर्मिनेशन ये रखते हैं। क्योंकि रायन टेरी के पास हमने बैक पर एक्चुअल में 6 लेवल की इंप्रूवमेंट्स लास्ट ईयर ही देखी। एनीवेज प्लान अब अली बिलाल का यही लगता है गाइस कि देखो ऑलरेडी क्वालिफाइड तो हैं, टॉप 2 के लिए प्लेस कर चुके हैं, तो क्वालिफाइड हो चुके हैं। लेकिन गाइस इनको कम्पीट करने की अब ज़रूरत है भी नहीं। बट वही है गाइस कि देखो अगर ये कम्पीट नहीं करते हैं तो एक ये स्टेटमेंट दोबारा से नहीं बना पाएंगे इतना बड़ा। और हो सकता है गाइस जिस तरह कॉम्पिटिशन आजकल चल रहा है ना, कोई और दूसरा एथलीट बड़े बड़े शोज जीत के एक कॉम्पिटिशन में अपनी धाक जमा ले, एक स्टेटमेंट बना दे और एक बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ जाए, तो उस चीज़ को भी ये नहीं चाहते बिल्कुल भी। इसीलिए गाइस लास्ट ईयर की तरह देखो न्यूयॉर्क प्रो, पिट्सबर्ग प्रो सीज़न के मिड में ही आएंगे, मतलब आधा सीज़न हो जाएगा, मिस्टर ओलंपिया के बहुत करीब जाने के बाद ही वो शोज़ करने को मिलेंगे। लेकिन गाइस इसीलिए आई थिंक इन्होंने डिसाइड करा कि भाई मैं सिर्फ एक बड़ा शो ना पिक करूं, बहुत बड़ा शो यानी कि आर्नो क्लासिक, बल्कि एक ऐसा शो भी पिक करूं जो कि मिस्टर ओलंपिया से बहुत दूर हो, और उसको जीतने के बाद या उसमें कम्पीट करने के बाद मुझे एक लंबा टाइम मिल जाए ऑफ सीजन का, जिसमें मैं इंप्रूवमेंट्स कर सकूं अपनी फिजिक पर चेंजेस करने के ग्राफ को आगे बढ़ाने के लिए एक अलग जर्नी पे जा सकूं। सो प्लान इज ऑल राइट गाइज, एक प्लान बहुत ही सॉलिड लग रहा है इनका कि जिस तरह से प्लान कर रहे हैं कि भाई मुझे टाइम भी मिल जाए इंप्रूवमेंट्स के बाद प्रेप करके, वो भी सीजन के बीच में। अगर आप कंपीट करने चाहते हो तो आपकी कहीं ना कहीं वो साइज को कॉस्ट करेगा, या फिर आप उस मसल को इतना सीजन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर गाइज आपके गेन सेक्रीफाइस ना हो, इसीलिए इस तरह का प्लान बना गया है। बाकी दिस इज व्हाट इट सीम्स लाइक गाइज, ये चीज़ सेंस करती है बहुत अच्छे से, और मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी चीज़ की लग रही है कि इसी प्लान को लेके आगे चल रहे हैं। बाकी लेट्स सी आगे इनका क्या प्लान है, या फिर क्या चेंजेस ये करते हैं, या फिर हो सकता है आर्नो क्लासिक जीतने के बाद भी पिट्सबर्ग और न्यूयॉर्क प्रो में उतर जाए अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए। लेकिन गाइज मेरे हिसाब से इनको अब नहीं उतरना चाहिए। यहाँ पर कंपीट करने के बाद इनको रैप अप कर देना चाहिए अपना प्रो शो का सीजन इस साल का, और उसके बाद सीधे सिर्फ अपनी इंप्रूवमेंट्स यानी बैक पे वर्क करने पे लगा देना चाहिए। एनीवेज इसके बाद अगर बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है क्रिस बमस्टेड की। और इनका तो भाई देखो प्राग प्रो को ना हाइप अप करने के लिए क्रिस बमस्टेड और मार्टिन फिट्जवाटर ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी, पूरी तरीके से जान लगा दी। अभी देखो क्रिस बमस्टेड का ये पोस्ट, इसमें इनकी फिजिक की बात तो बाद में करेंगे, पहले ये पोस्ट देखते हैं। यस देखो यहाँ पर सीबम ने खुद ही पोस्ट डाल के कैप्शन डाला कि ये बंदा समझता है ही इज एन ओपन बॉडी बिल्डर नाउ, मतलब खुद को ये मजाक में बहुत ही फनी वे में ट्रोल करते हुए। उसके बाद मार्टिन फिट्जवाटर ने टाइम नहीं लगाया और यहाँ पे रिप्लाई करा, इस बंदे को सिर्फ एक मफिन खिला दो, एंड इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बिगर हो गए हैं।
एनीवेज गाइस, रीगन ग्राइम्स कह रहे हैं टू बिग फॉर क्लासिक। मतलब मज़ा आ रहा है जिस तरह के यहाँ पे आपस में दोनों की वो चल रही है। उसके बाद अभी दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊँ तो मार्टिन ने जो पोस्ट डाला अपनी फिजिक अपडेट का, वहाँ पर सीबम कमेंट करते हैं कि स्मॉल, इनको स्मॉल बोल रहे हैं वहाँ पे, जैसे स्किनी बोलते हैं वैसे ही मार्टिन ने रिप्लाई करा कि हाँ मैं अपना साइज़ कम कर रहा हूँ ताकि आपके थोड़े चांसेस बन जाए मुझसे जीतने के। तो भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही हेल्दी वे में गाइस, बहुत ही एक रेस्पेक्टेबल वे में दोनों एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही जैसे टोनी ओबर्ट और निक वॉकर के टाइम पे लग रहा था, बट यहाँ पे तो लेवल अलग ही है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इवन इनफैक्ट आपको ये भी तो मैंने बता दिया था कि मार्टिन ने ही पुश करा था क्रिस को कि भाई कंपीट कर लो यहाँ पर प्राग प्रो में, और जैसे ही क्रिस ने कंफर्म करा, मार्टिन ने अपने कोच को कॉल करके बोला कि भाई यहाँ पे मुझे कंपीट करना ही है, बिकॉज मैंने सीबम को रेडी कर लिया यहाँ कंपीट करने के लिए। एनीवेज अगर गाइस अब मैं फिजिक की बात करूँ यहाँ पर, तो देख लो मैन, फिजिक इनकी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है, कितने ज़्यादा बिगर साइड पे लग रहे हैं, कितने ज़्यादा फुलर साइड पे लग रहे हैं गाइस। स्टीव वाइनबर्गर ने एक पॉडकास्ट के अंदर ये तक बोला कि क्रिस अगर फुलर साइड पे आ जाएं, साइज़ को अपने थोड़ा सा ग्रो करके आ जाएं, तो उनके जीतने के चांसेस यहाँ बन सकते हैं। वैसे मुझे इस बारे में पूरा बिलीव नहीं है गाइस, क्योंकि देखो ओपन डिवीजन और क्लासिक डिवीजन में साइज़ का जो डिफरेंस है वो एक बहुत अच्छा खासा आ जाता है। लेकिन गाइस जो हमने अभी देखा रिसेंटली कि मार्टिन का वेट 238 पाउंड्स था, तो ऑलमोस्ट 22 पाउंड्स का डिफरेंस हमें यहाँ क्रिस की फिजिक में और उनकी फिजिक में दिखा। लेकिन हाँ हाइट का डिफरेंस भी बन जाता है, लेकिन गाइस क्रिस को इतना बिगर और फुलर साइड पे हमने नहीं देखा। आप देख रहे हो उनका साइड चेस्ट पोज ऑलरेडी काफ़ी बिगर है, काफ़ी स्ट्रांग पोज है इनका, ये साइड पोजेज जितने भी हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर तो फुलनेस के बाद में और जितनी ज़्यादा सेपरेशन वगैरह दिखा रहे हैं, देखो इनकी सेपरेशन कितनी ज़बरदस्त आ रही है। अगर मैं मार्टिन की अपडेट देखूँ ना तो वो इतनी डिटेल प्रेजेंट नहीं करते, बिकॉज ही इज़ नॉट बीन कंपीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वही चीज़ है गाइस, क्रिस काफ़ी सालों से अपने मसल्स को पीटते आ रहे हैं, वेट कैप में आते जा रहे हैं। तो सेपरेशन देखो, शोल्डर्स पे राउंड, डेल्स पे राउंडनेस देखो, आर्म्स में हार्डनेस देखो, वैस्कुलरिटी देखो, एक अलग ही निकल के आ रही है, मतलब वेन्स वगैरह, जबकि ही इज़ वेरी वेरी फुल गाइस। मतलब अभी इसलिए कहीं ना कहीं चांसेस लगते हैं कि सीबम बहुत अच्छी टक्कर तो देंगे मार्टिन को, और हो सकता है गाइस रिजल्ट कहीं भी चले जाएं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे यही है कि मार्टिन ही जीतेंगे। बाकी सीबम को एडवाइस सारे लेजेंड्स ने जितने भी अभी तक मैंने पॉडकास्ट देखे हैं वहाँ पर यही दी गई है कि सीबम शुड गेट एज फुल एज पॉसिबल गाइस, जितने ज़्यादा फुलर साइड पे आ पाएँ उतना आ जाएँ। हर जज को पता है कि उनका शेप कितना ज़बरदस्त है, उनकी लाइंस, उनकी क्लासिक लाइंस कितनी इंक्रेडिबल हैं। सो अगर ये फुलर साइड पे आते हैं गाइस, तो इनको डिनाई करना जजेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। इवन दो अगर इनकी कंडीशन थोड़ी सी सेक्रीफाइस होती है तब भी चल जाएगा। इनकी बैक गाइस, आई थिंक साइड पोजीशन में भी ये कहीं ना कहीं बैटल कर लेंगे, लेकिन इनके दो मसल्स ना कहीं लैग करते हुए दिखाई देंगे। कि इनके बैक में इनकी विथ तो हमें फिर भी दिख जाएगी फुलनेस के साथ, लेकिन वो थिकनेस, वो डेंसिटी हमें अभी नहीं दिख पाएगी, मुझे लग रहा है इतना कम टाइम में, क्योंकि इनको टाइम ही नहीं मिला मसल गेन करने का। ये जस्ट फुलनेस की तरफ जा रहे हैं बिकॉज टाइम पीरियड ही इतना कम था। दूसरी चीज़ गाइस जहाँ पर ये काफ़ी लैग करते हुए दिखाई देंगे वो है आर्म्स। यस गाइस, हम जानते हैं क्रिस बमस्टर के आर्म्स कितने लैग करते हैं, और यहाँ पर ही कैन नॉट गेन मसल। साथ में गाइस लेग्स को भी हम थोड़ा बहुत मान सकते हैं, बिकॉज लेग्स आप जानते हो मार्टिन के लाइट्स आउट लेग्स हैं गाइस, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑफ करेंट टाइम्स। इतनी ज़बरदस्त स्क्वाट्स उनकी हैं, इतनी ज़बरदस्त हैमस्ट्रिंग उनकी हैं, तो वहाँ पर क्रिस को बहुत भारी पड़ने वाला है। बट उसके अलावा भी गाइस बैक अगर ये अपनी वर्क करें, थोड़ी थिकनेस किसी ना किसी तरीके से लेकर आ जाएं या पोज उस तरह से करें, तो इनका फ्रेम बाकी और ज़्यादा बेटर लग सकता है। बाकी अगर बात करूँ मैं मार्टिन की गाइस, मार्टिन फिट्जवाटर ने अपने आप को प्रूव कर दिया मैन बहुत अच्छे से। मतलब आई थिंक पिछले कुछ सालों में एक ऐसे एथलीट वही हैं जिन्होंने थोड़ा सा टाइम ऑफ लिया और उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वापसी करी। मतलब वापसी तो सब कर रहे हैं, अच्छी खासी टॉप 10 में भी आ जाते हैं, लेकिन एक बहुत स्ट्रांग रिटर्न जो करना होता है ना, वो इन्होंने करके दिखाया। और इसीलिए गाइस उनको जितना क्रेडिट दिया जाए कम है, बिकॉज वो कोई भी नहीं थे गाइस, एक तरह से सोशल मीडिया बॉडी बिल्डर थे, कोई उनको इतना जानता नहीं था, जैसे रीगन ग्राइम्स वगैरह हैं उसी तरह से पोस्ट करते थे। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा टाइम ऑफ लिया, वहाँ पे देखो आनो क्लासिक वगैरह में कम्पीट करा और टेक्सास प्रो में कम्पीट करा, वहाँ एंड्रू के साथ सेकंड आ गए, एक शो में थर्ड फोर्थ प्लेस करे। उसके बाद भाई सीधा ऑफ सीजन पे चले गए, एंड इन्होंने खुद को ऑफ सीजन के बाद बहुत कम टाइम पीरियड में वापसी करके ऐसी ज़बरदस्त तरीके से प्रूव करा कि एंड्रू तक को पछाड़ दिया। आप समझ रहे हो मतलब कितनी बड़ी बात है, दैट्स द रियल डील गाइस। अब देखो मार्टिन की फिजिक अपडेट हम देखें तो मार्टिन इज़ लुकिंग वेरी वेरी ड्राई, बहुत ज़्यादा हार्डनेस इनकी फिजिक में दिख रही है। बट वो ये जो मैंने बोला आपसे कि वो सेपरेशन का लेवल उस तरह का क्रिस बमस्टर का जैसा आता है। देखो मार्टिन कहीं से भी कम नहीं है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें ना क्रिस से, बिकॉज क्रिस हैज़ बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अपने मसल को बहुत ज़्यादा सीजन कर चुके हैं, तो वो सेपरेशन उस तरह की आ रही है। प्लस गाइस क्रिस के पास वैस्कुलरिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, वो लाइन्स तो देखो उनकी अलग ही हैं, तो इसीलिए गाइस क्रिस के पास डिटेल ज़्यादा विजिबल। लेकिन गाइस मार्टिन इज़ रियली रियली बिग, इनके मसल्स बहुत ज़्यादा राउंडनेस कैरी करते हैं, और ये जो अभी वर्जन देख रहे हैं ना हम, इससे बिल्कुल हम आइडिया नहीं लगा सकते स्टेज पर ये कैसा आएंगे, बिकॉज स्टेज पर ये सब को गलत ही प्रूव करते आ रहे हैं। एनीवेज इसके बाद अगर बात करें गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है रमॉन्डिनो की। और रमॉन्डिनो मैन, जिस तरह से रमॉन्डिनो का ये ईयर गया ना, नॉट दैट प्रॉमिसिंग, मतलब काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग ही गया।
तो रमोन को काफ़ी हेट का सामना करना पड़ रहा है। और ये सिर्फ नॉर्मल फैंस से ही नहीं है, नहीं गाइस, बल्कि ब्राज़ील में भी इनकी अपनी ऑडियंस इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रही है, काफ़ी ज़्यादा इनको बख्श नहीं रही है। बिकॉज जो मिस्टर ओलंपिया ब्राज़ील हुआ ना, उससे भी इनकी रेपुटेशन में काफ़ी डाउनफॉल आएगा। इस वहाँ पर इनका पैकेज ऐसा नहीं, तो इसीलिए फैंस काफ़ी इनकी तरफ से टर्न कर गए हैं। बट इनको बचाने के लिए एक तरह से गाइस क्रिस असीतो जो कि इनके कोच हैं वो आगे आए, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उन्होंने यहाँ पर कैप्शन के अंदर बोला कि रामोंटिनो को ब्लेम नहीं करना चाहिए, पूरा ब्लेम मैं लेता हूँ, लेकिन गाइस इन टर्न जब रामोंटिनो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनकी सक्सेस का क्रेडिट वो भी मैं ही लूँगा। क्योंकि अगर आप इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो तो भाई उस चीज़ के लिए भी मुझे अप्रिशिएट करना ही होगा आपको। ये चीज़ पूरी तरह से सेंस करती है गाइस, क्योंकि ब्लेम की अगर जिम्मेदारी ये ले रहे हैं पूरी तरीके से आगे आके एथलीट को बचा रहे हैं, उनकी अपीयरेंस की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनके फेलियर की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो सक्सेस की भी तो आपको ही अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, राइट? आपको ही क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है इनकी। लेकिन उसके साथ में गाइस क्रिस असीतो एक बहुत ही रिनोन्ड कोच होते हुए भी लास्ट ईयर कुछ भी डिलीवर अच्छे से नहीं कर पाए। स्पेशली टेन्योर्ड एथलीट्स की बात करें, देखो इनके जो एमेच्योर एथलीट्स वगैरह कंपीट करते हैं या फिर जो इतने नामी एथलीट्स नहीं है उन्होंने फिर भी अच्छा परफॉर्म करा है। लेकिन जो टेन्योर्ड एथलीट्स हैं ना, काफ़ी बड़े एथलीट्स हैं जो कि टॉप पे प्लेस करते हैं, वो अच्छा प्लेस नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल गाइस अकीम विलियम्स काफ़ी टेन्योर्ड एथलीट हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस एथलीट हैं, उनके साथ सीजन के स्टार्ट में इन्होंने काफ़ी अच्छा करा आर्नो क्लासिक ओहायो वगैरह में। बट देन गाइस इन मिस्टर ओलंपिया इस तरह से पैकेज नहीं ला पाए। प्लस आर्नो क्लासिक में भी दोनों तरफ हम देखें ना तो पी जजिंग में उस तरह से पीक नेल नहीं करवा पाए। फाइनल्स में हाँ ये जरूर लेके आया टीम को अच्छा, और मिस्टर ओलंपिया में भी यही हुआ। उसके बाद एंड्रू के साथ तो गाइस पूरा का पूरा ब्लेंडर ही हो गया। इवन एंड्रू जैक इज डिसअपॉइंटेड, मतलब इतना गलत हुआ उनके साथ। एंड साइको लुइस जो इनके साथ में इनके ट्रेनर थे, उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि अगर मैं एंड्रू की जगह होता, उनकी जगह पे अगर मैं होता तो दोनों को ही फायर कर देता, यानी कि अपने आप को और क्रिस असीतो को। तो देख रहे हो आप कितना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने बोल दिया। बट एनीवेज गाइस थर्ड एथलीट यहाँ पे रामोंटिनो। देखो आर्नो क्लासिक में जो हुआ वो हुआ, लोग बोले कि प्रेप वाज नॉट लॉन्ग वगैरह वगैरह, उनको इतना टाइम नहीं मिला, समझ में आता था। उसके बाद मिस्टर ओलंपिया में क्या हुआ, और यहाँ भी अगर छोड़ देना, चलो कोई ना कोई रीज़न होगा, तो उसके बाद बेनिफिट ऑफ डाउट देने के बाद भी व्हाट हैपेंड इन मिस्टर ओलंपिया ब्राज़ील, वहाँ पर जो हुआ मैन उसके लिए तो आप एक्सक्यूज़ दे ही नहीं सकते। वो तो आप अपनी कंट्री में कम्पीट कर रहे थे, वो तो सबकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी था। क्योंकि ये गाइस आई थिंक रामोंटिनो की लास्ट कुछ ईयर्स की वर्स्ट परफॉर्मेंस हमने देखने को मिली, और वो भी एक के बाद एक बैक टू बैक, और वो ग्राफ बढ़ता ही है। मतलब जैसा आपका इंप्रूवमेंट्स का ग्राफ बढ़ता है ना, वैसे ही वर्स्ट परफॉर्मेंस का ग्राफ भी यहाँ पर बढ़ता ही है रामोंटिनो के लिए। यस इन्होंने जीता ये टाइटल गाइस, यहाँ पे जीते, बट इनको एक 11th प्लेसर ने, यानी कि मिस्टर ओलंपिया में जो 11th प्लेस पर प्लेस हुए थे वन पंच नास, उन्होंने पुश करा। और साथ में सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि एक और ऐसे एथलीट ने जो कि कम्पीट भी नहीं कर रहे थे मिस्टर ओलंपिया में, बिकॉज ही वॉज नॉट क्वालिफाइड। समझ लो आप मतलब यहाँ पे रामोंटिनो बहुत ज़्यादा स्वेट करते हुए दिखाई दिया हमें फिर से। उनकी पीक में, उनका ड्राइनेस में बहुत ज़्यादा इशू दिखाई दिया। पोजिंग वॉज वेरी बैड, पोजिंग का हमेशा से इशू रहा है। आई मीन इट सीम्स लाइक गाइस हाई टाइम, यस गाइस, बैठ के उनको डिसाइड करना चाहिए कि उनको अब कोच करने चाहिए चेंज, और साथ में एक नई अप्रोच के साथ ट्रेन करना चाहिए, या फिर दूसरा डिसीजन कि उनको ओपन डिवीजन में मूव कर देना चाहिए। क्योंकि दोनों में से अगर इन्होंने एक भी डिसीजन नहीं लिया ना, एक भी जगह इन्होंने डिसाइड नहीं करा, तो इनको आने वाले मिस्टर ओलंपिया में और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एंड दिस इज मी नॉट हेटिंग रामोंटिनो गाइस, मैं हेट नहीं कर रहा हूँ, बट अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ अबाउट एन एथलीट हु हैज़ मैसिव पोटेंशियल, बट लास्ट ईयर उसको वो डिलीवर नहीं कर पाया। और इसी चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा एकदम से ट्रस्टवर्दी एथलीट से, हाई कैलिबर एथलीट से नीचे खींच के रख दिया। एनीवेज आप बताओ आपको क्या लगता है, रामोंटिनो को क्या करना चाहिए? क्या उनको फिर से एक बार और क्रिस असीतो को एक चांस देना चाहिए? अब अगर चलें नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है आंद्रिया पेस्टी। एंड लास्ट सीजन आंद्रिया पेस्टी का गाइस एज एक्सपेक्टेड नहीं गया। यस गाइस, ये क्वालिफाई नहीं कर पाए मिस्टर ओलंपिया के लिए, इवन आफ्टर ट्राइंग फॉर रियली रियली लॉन्ग टाइम। उससे पहले लगातार 3 साल से मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर ये चल रहे हैं गाइस, क्वालिफाई करके। यस, और इस बार भी इन्होंने शो आफ्टर शो गाइस, शो आफ्टर शो एक से एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। केम इन फील्ड एवरीवेयर गाइस, कहीं पे भी ऐसा नहीं था ये श्रेडिड नहीं थे, और कंडीशन भी कहीं पे भी लैक करते हुए नहीं दिखाई दिया। इट वाज मोर ऑफ एन एग्जांपल कि आपकी जब किस्मत नहीं होती ना, तो आप कितना भी बेस्ट कर लो, आपका कुछ नहीं हो पाता। बट इन्होंने हार्ड वर्क करा गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, और अब आंद्रिया पेस्टी इज इन एन ऑफ सीजन। यस गाइस, अभी इस वक्त करेंटली इनका इस अपडेट के अंदर ये वेट बता रहे हैं 126.5 kg एट द मोमेंट। बट स्टिल गाइस उसके बाद भी देखो वेट इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज ही हैज़ अ ग्रेट हाइट। उसके बाद भी ये लग रहा है काफ़ी ज़्यादा वाइडर साइड पे, ही इज़ वाइड एज अ हाउस। ये तो खैर इनकी स्ट्रेंथ ही है। साथ ही साथ गाइस ये ऐसे भी नहीं लग रहा है कि ये ऑफ सीजन के शेप में है, क्योंकि 126.5 किलो पे भी ये काफ़ी ज़्यादा लीन साइड पे है। तो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट शेप, प्रीटी लीन आई मस्ट से, कंसीडरिंग
ये चीज़ कंसीडर करते हुए कि अभी ये जल्दी ही कम्पीट नहीं करने वाले, बिकॉज अगर रोमानिया या प्राग वगैरह में ये कम्पीट कर दे तो हमें पहले ही बता देते हैं, बट नहीं गाइस। और आर्नोल्ड का इनको इन्वाइट मुझे नहीं लग रहा मिलेगा, क्योंकि देखो आर्नोल्ड का इन्वाइट मिलने के लिए आपका नाम काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और इवन दो इनका नाम है बट ये लास्ट ईयर क्वालिफाई भी नहीं थे, तो आर्नोल्ड इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करेंगे और इसीलिए इनको इन्वाइट मुझे नहीं लग रहा मिल पाएगा, और ये कम्पीट करना चाहते भी है। तो एनीवेज आंद्रिया यहाँ पर इस अपडेट के अंदर गाइस इज लुकिंग रियली गुड। आई टोटली बिलीव 10 से 15 पाउंड्स अगर ये लीन मसल और ऐड कर देना अपने फ्रेम पर, स्पेशली अपनी लोअर बॉडी में, अपने लेग्स पर, तो ही कैन बी टोटली कंप्लीट, एंड उसके बाद इनको डिनाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ही विल बी एन अनडिनाइबल बॉडी बिल्डर, क्योंकि एक वही लास्ट पार्ट है इनकी पजल का, इनकी फ्रेम की पजल का, जो इनको सेट इन करना है। बट इवन विदाउट दैट गाइज, उसके बाद भी अगर ये नहीं करते अभी जल्दी से आने वाले टाइम में, ही इज़ रियली गुड। बस इनको एक शो अच्छे से बिल्कुल डिसाइड करके स्मार्टली पिक करना है ताकि ये क्वालिफाई कर जाएं। ही हैज़ द कैलिबर गाइस, ये एक बहुत बड़ा नाम बन सकते हैं बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में, बिकॉज वो सैमसन के साथ ही कम्पीट करते थे, और उस टाइम पे सैमसन के बारे में भी किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा, बट इनकी फिजिक में वो चीज़ लगती है गाइस, यानी ही इज़ कमिंग इन रियली पील्ड एंड कंडीशन इन एवरी सिंगल शो। आई रियली लाइक हिज फिजिक एंड आई बिलीव बहुत सारे लोग और भी करते हैं, आप लोग भी करते हो तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एनीवेज अब अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है हकीम विलियम्स की। एंड हकीम विलियम्स का रोमानिया प्रो में कम्पीट करने का एकदम प्लान कैंसिल ही होने वाला था, बट फाइनली गाइस उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई किसी ना किसी तरीके से मैं कम्पीट करूँगा, मैं कैंसिल नहीं करता इस चीज़ को। यस गाइस, देखो क्या हुआ इनके साथ, इनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। यस, मतलब आगे के लिए स्केड्यूल हो गई, जब इनको पहुंचना था वहाँ 1-2 दिन पहले वो नहीं पहुंच पाए, और अब इनको दोबारा से फ़्लाइट लेनी है, और अब इनकी फ़्लाइट जो है गाइस वो बिल्कुल 1 दिन पहले यानी 1 रात पहले शो के रोमानिया पहुंचेगी, तो इनको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा वहाँ पे सेट इन करने का, और बाद में देखो वाटर होल्डिंग वगैरह फ्लाइट के दौरान जो होता है उसको भी इतना फ्लश आउट नहीं कर पाएंगे। सो कंडीशन किस लेवल की होगी ये तो टाइम ही बताएगा, बट आई डाउट गाइस ही इज़ गोइंग टू बी 100%। ये होना बहुत थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वैसे भी जैसा हमने देखा क्रिस अजीजो के साथ इनको ट्रेन करते हुए, प्री जजिंग में टाइटर साइड पर नहीं आते, और अब तो ये इशू भी आ गया। एनीवेज कार्ब लोडिंग करने का और अपने फ्रेम को फुलर करने का इनको टाइम उस तरह से नहीं मिल पाएगा, और इसी में रश करने में आप कहीं ना कहीं गलती कर देते हो, या फिर आप ज़्यादा कार्ब लोड कर लेते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्लैट साइड पे आ जाते हो। सो टाइम इनके पास काफ़ी नहीं होगा टू डू इट वेरी इफेक्टिवली, बट गाइस हमें एटलीस्ट यही न्यूज़ काफ़ी अच्छी रिलीफ दे रही है कि ये कम्पीट तो करेंगे, ही इज़ नॉट ड्रॉपिंग आउट। तो हमें राफेल बेंडो के साथ ये कम्पीट करते हुए दिख जाएंगे। और हकीम की लेटेस्ट अपडेट गाइस इज लुकिंग वेरी वेरी गुड, ही इज शोइंग हिज साइड टर्न, एंड यहाँ साइड पोजेस आप जानते हो इनकी कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जिस तरह का मसल ये होल्ड करते हैं, द अमाउंट ऑफ डेंसिटी ही होल्ड्स जो हम हकीम के साइड पोजेस में देख पाते हैं स्पेशली, वो वैसे ही सेकंड टू ओनली अ वेरी फ्यू। यस गाइस, बहुत ज़बरदस्त ये डेंसिटी दिखाते हैं, बट यहाँ पर गाइस ही इज़ लुकिंग टोटली डाइज्ड, ही इज़ लुकिंग कंडीशन एज वेल, एंड ही डेफिनेटली गाइस देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर बैटल राफेल बेंडो हॉर्स एमडीओ इनके बीच में जब होगी, तो राफेल गाइस जितने लीनर साइड पे लग रहे हैं, जितना स्मॉलर साइड पे लग रहे हैं, जैसे अपने मसल मास सारा लूज कर चुके हैं, हकीम के सामने साइज़ के मामले में कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे। साथ ही मैं ये चीज़ हॉर्स एमडी के केस में भी देखता हूँ। सो हकीम इज़ गोइंग टू ईट दम इन टर्म्स ऑफ साइज गाइस, बट हकीम जहाँ पर लैग करेंगे गाइस वो है सिर्फ और सिर्फ एक पोज, वो है बैक डबल बाइसेप। यस गाइस, क्योंकि देखो बैक पोज इनके वीक बोलते हैं, लेकिन बैक लेट स्प्रेड रिसेंट टाइम में हमने देखा इन्होंने काफ़ी ब्रॉटअप कर लिया, तो स्ट्रांग पोज नहीं है बट इट इज़ वेरी कंपेरेबल, तो वहाँ पर इतने इशू इनको नहीं आएगा। लेकिन गाइस साइड पोजेस जहाँ बहुत ही स्ट्रांग है, वहीं पर फ्रंट पोजेस भी इनके बैड नहीं है, दे आर गुड, दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग बट दे आर रियली गुड, तो कंपेरेबल बहुत लगेंगे। और अपने मसल मास के साथ गाइस, जैसे इनके आर्म्स हैं, जैसे इनके कॉर्ड्स हैं, ही होल्ड्स टन्स ऑफ मसल्स ऑन हिज फ्रेम, एक टाइनी वेस्ट के साथ, तो बहुत अच्छा शेप भी इनका लगेगा, डेंसिटी भी अच्छी लगेगी, एंड ही विल बी कैरिंग अ रियली टफ पैकेज टू बीट गाइस। ऑल ही नीड्स टू डू इज कम इन पील्ड एंड क्रेजी कंडीशन, एंड इट इज होम फॉर हिज, एंड द टाइटल इज होम फॉर हिम। बट यही एक चीज़ वहाँ पे है गाइस जहाँ पर हकीम को प्रॉब्लम आएगी, स्पेशली क्योंकि फ़्लाइट इशू जो आ गया है, तो वहीं पर आने में इनको टाइम लग जाएगा, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएंगी। आई रियली होप ऐसा ना हो, बट अगर ऐसा हो गया तो मैन प्रॉब्लम्स तो इनको फेस करनी पड़ेंगी। एनीवेज अगर इसके बाद बात करेंगे इस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है रीगन ग्राइम्स की। और वो टाइम आपको याद है, आई थिंक 2 या 2.5 साल पहले इन्होंने जब बोला था कि मैं ऑक्सीजन जिम में ट्रेन नहीं करना चाहता बिकॉज मैं और ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहता, तो वो चीज़ इनके लिए ऐसी हो रही है कि बिल्कुल और ज़्यादा बड़े हो ही नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर अपनी इस अपडेट के अंदर ये फिर से हमें ये बता रहे हैं जो हर एक अपडेट में बताते हैं हर एक साल कि भाई मैं 300 पाउंड टच कर चुका हूँ, एंड रीगन हैज़ बीन 300 पाउंड्स इन द ऑफ सीजन हर एक साल का। इस मतलब हर बार ये 300 पाउंड पहुँच जाते हैं। प्रोग्रेस आई डोंट नो क्या करते हैं ये, एक ऑफ सीजन का मतलब है आप उसको सरपास करो, बट हमेशा वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर स्टेज पर आते हैं 265 270 श्रंक डाउन हो जाते हैं और उस तरह से इफेक्टिव नहीं लगते।
हर साल हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी, बट वही 300 पाउंड्स हमें हमेशा इनके कैप्शन पे देखने को मिलता है। एंड पीपल दिस टाइम गाइज हैव बीन ट्रोलिंग हिम लाइक क्रेजी। यस गाइज, लोग इनके पीछे पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जा रहा है इनका, एंड फॉर ऑल द गुड रीजंस गाइज। आप हर साल हमें एक ही चीज़ दिखाओगे तो उसका क्वेश्चन तो उठेगा, राइट। अब देखो मैं आपको कुछ कॉमेंट्स पढ़ के बताता हूँ, आप खुद बताना कि लोग इनको सही ट्रोल कर रहे हैं या फिर ये गलत हेट इनकी तरफ पास डाउन हो रही है। एक कॉमेंट है, डूड हैज़ बीन 300 पाउंड्स सिंस 2014, मतलब 2014 से 2014 से ये 300 पाउंड्स के ही हैं तब से अब तक। उसके बाद ये वो बंदा है जो हमेशा डिसअपॉइंट करता है, मैंने इनके बारे में केयर करनी बंद कर दी, टोटली इंस्टाग्राम के बॉडी बिल्डर हैं, आई रियली होप किसी न किसी दिन ये चीज़ों को फिक्स कर लें। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट, इजंट ही ऑलवेज 300, मतलब देख रहे हो कितनी सार्कास्म किस लेवल का आ रहा है कि ये हमेशा 300 पाउंड्स के नहीं होते, ही इज़ ऑलवेज 300 पाउंड्स इन द ऑफ सीजन। मैम ये भी वही चीज़ बोल रहे हैं। और ये भी नेक्स्ट कमेंट भी देखो, हर कोई 300 पाउंड्स का है दीज डेज इन ऑफ सीजन, स्टेज लुक मैटर्स, मतलब हर कोई इनको ये बोल रहा है हमेशा 300 पाउंड्स, आपकी हाइट अच्छी है, आपका फ्रेम अच्छा है, आपके मसल्स अच्छे डेवलप्ड हैं, लेकिन आपको साइज चाहिए और आप हमेशा 300 पाउंड्स को अपने स्टैंडर्ड बना रखा हो, वहाँ पर आकर रुक जाते हो, तो भाई ये चीज़ आपके लिए गलत जाती है। और ऐसा करोगे ना तो आप टॉप 10 दोबारा क्रैक कर पाओगे, वो आपने कर लिया एक बार, याद है हमें लास्ट ईयर के टाइम पे, लेकिन वहाँ लाइनअप बहुत वीक था। इस साल आप डेफिनेटली नहीं कर पाते और आने वाले टाइम में भी आपके लिए मुश्किल आएगी, बिकॉज इंप्रूवमेंट्स उस तरह की है ही नहीं। 300 पाउंड्स पे आके आप रुक जाते हो, ऑफ सीजन कंप्लीट कर देते हो, प्रो शो में कंप्लीट करते हो, क्वालिफाई कर जाते हो, मिस्टर ओलंपिया में आप फिर वैसे ही लगते हो। एनीवेज आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लगी, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।